हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित सिंह। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा एडिसन एकेडमी में। कुछ न्यूज़ है जो आपके लिए बतानी है। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में होने वाले हैं। अब 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। एडिसन एकेडमी लाया है आप सबके लिए एक क्रैश कोर्स। आपके जिसमें आपके वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल रहेंगे। फुल सिलेबस कवरेज प्रोग्राम रहेगा। डेली टेस्ट्स और PYQs आपको आपके लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यूँ कहिए कि आपके पर्सनल मैसेजेस में भेजे जाएंगे। इसके अलावा प्रिंटेड प्लस डिजिटल नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होंगे इसमें? आपके साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। इसके अलावा आर्ट्स बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या चाहे वो आप साइंस सब्जेक्ट्स के हों या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के हों। अगर आपने इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स भी अगर आपने ऑप्ट कर रखे हैं तो आप एडिसन एकेडमी में अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, इनरोलमेंट कराने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है @एडिसन एकेडमी करके। आप इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आपके सब्जेक्ट की ओर। आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इन क्रैश कोर्स, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स को हम ख़त्म करें और इसमें हम चैप्टर वाइज सब्जेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो बेनिफिट रहे और आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर्स दे पाएँ विद द हेल्प ऑफ एडिसन एकेडमी। टाइम कम बचा हुआ है और कम टाइम में हम स्मार्ट मेहनत करके, स्मार्ट तरीके से स्टडी करके अच्छे स्कोर्स लेकर आ सकते हैं। इसके लिए एडिसन एकेडमी आपकी पूरी हेल्प करेगा। हम हमारे साथ जुड़िए और इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनिए। हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का अपना पहला चैप्टर। एज यू नो, हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो आपका चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप PYQs देखते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं, तो वहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। अब ये चैप्टर एक्सप्लेन क्या करता है? जब आप पूरी बुक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ द वर्ल्ड इज चेंज आफ्टर 1991 बिकॉज द बाइपोलैरिटी एंड्स इन 1991। द कोलैप्स ऑफ द USSR कब हुआ था? कोलैप्स 1991 में हुआ था। इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। रिमेंबर कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है कि उसमें से आप शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग आंसर के साथ साथ आप उसमें 1 लाइनर आंसर भी आप लिख सकें। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये समझ सकेंगे कि वाई द USSR had been collapsed, what was the shock therapy, right? शॉक थेरेपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली व्हाट वाज द शॉक थेरेपी हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एंड हाउ द कोल्ड वॉर एंडेड। सबसे पहले तो मैं ये समझाऊंगा आपको कि व्हाट वाज द कोल्ड वॉर हम क्यों कहते हैं उसे, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द कोल्ड वॉर वाज एंडेड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कोल्ड वॉर एंड क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या क्या मेजर रीजंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एट द लास्ट, व्हाई दिस मैटर्स फॉर इंडिया। जैसे कि आपको हर चैप्टर के बाद आप ये समझना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर इंसिडेंट होते हैं वर्ल्ड में वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडियन पर्सपेक्टिव से भी समझना पड़ेगा। एज यू गाइज आर इन 12th, 12th के बाद आप जो भी अपना करियर ऑप्ट करेंगे उसमें आपको इंडियन पर्सपेक्टिव समझ के चलना पड़ेगा। दैट इज वाई आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव आपको ऐड ऑन करना ही करना है, राइट? और आपके ये सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे पॉइंटर्स क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बी रेडी। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना जो पार्ट 1 है, दैट इज द वर्ल्ड बिफोर 1991। एज यू ऑल नो, आपने इसके पहले के क्लासेस में पढ़ा है कि 1991 के पहले हमारा वर्ल्ड कैसा था। हमारा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। द फर्स्ट, एक साइड था आपका USA, सेकेंड तरफ था आपका USSR। USA बेसिकली थी एक कैपिटलिस्ट कंट्री, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। ये खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं, अब है नहीं है ये आप कमेंट में बताइएगा।
मुझे ऐसा लगता है कि आप बता पाएंगे बेहतरीन तरीके से कि यूएसए इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट, ठीक है, ये आप बताइएगा मुझे। एंड ऑल्सो मतलब वेल्दी, ऑब्वियस है कि चूंकि इनकी जो इकोनॉमी थी दैट वाज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने की वजह से ये क्या थे, ये एक वेल्दीएस्ट कंट्री थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड इसकी वजह से इनके पास काफ़ी सारा पैसा था, मार्केट ओपन इकोनॉमी रखी थी इन्होंने, इसलिए ये क्या थे, वेल्दी हो गए थे। दूसरी तरफ था यूएसएसआर, राइट, यूएसएसआर क्या था, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड कंट्री था। 1917 में जब क्या होता है, रशियन रिवोल्यूशन या फिर आप रशियन रिवोल्यूशन होगा, रशियन रिवोल्यूशन में यूएसएसआर नाम का एक नया कंट्री बनता है, ठीक है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड बनता है। आपने अगर नाम सुना होगा, लेनिन का नाम सुना होगा, आपने इसके पहले ही क्लासेस में पढ़ा होगा कि लेनिन वाज द फाउंडर ऑफ द यूएसएसआर, राइट। सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी थी इनकी, सब कुछ जो पॉलिसीज थी, चाहे वो आपकी सोशल पॉलिसीज हो या फिर आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, सारी पॉलिसीज, एवरी पॉलिसीज बेसिकली कहाँ से रन होती थी, सेंट्रल से रन होती थी, राइट। एंड लास्ट वन इज मिलिट्री पावरफुल। अब मिलिट्री पावरफुल यहाँ पे यूएसएसआर का लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन कि यूएसए वाज नॉट मिलिट्री पावरफुल, राइट, यूएसए भी मिलिट्री पावरफुल था, बट चूंकि यहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी से रन होता था, दैट इज व्हाई यूएसए वाज द पावरफुल मिलिट्री पावरफुल कंट्री, राइट। एंड दिस ग्लोबल राइवलरी वाज कॉल्ड द कोल्ड वॉर, राइट। एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था आपका यूएसएसआर, एंड इस वॉर को कोल्ड वॉर कहा गया जस्ट बिकॉज दे नेवर फॉट डायरेक्टली, इन्होंने कभी डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ा। एक समय ऐसा आया था, आप पढ़ोगे आगे जाके इसमें 1962 का क्यूबन क्राइसिस, 1962 का जो क्यूबन क्राइसिस हुआ था, वो एक समय ऐसा आया था जब ऐसा लगा था कि यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली वॉर लड़ेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस थे, न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस थे, बट थैंक गॉड कि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा इस वॉर को कोल्ड वॉर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कभी भी डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ा, इन्होंने अपने जो अलाइज कंट्रीज थी उन कंट्रीज के पीछे छुप के एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा। दैट इज वाई from 1945, right, from 1945 to 1991, इस पीरियड को वर्ल्ड हिस्ट्री में, या यूं कहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी पॉलिटिकल वर्ल्ड में कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। दिस वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, जहां पे एक तरफ थे यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर, जिन्होंने कभी एक दूसरे से आपस में आमने सामने लड़ाई नहीं करी, डायरेक्टली फॉट नहीं की, लड़ाई नहीं करी, वॉर में नहीं गए, बट दे बोथ क्या थे, अब एक दूसरे से वॉर कर रहे थे, बट दैट वॉर वाज प्रॉक्सी वॉर, राइट। कब चेंज होता है ये सब कुछ, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। चेंज कब होता है, जब बर्लिन वॉल फेल होती है। बर्लिन वॉल कब गिरती है, बर्लिन वॉल वाज क्या था, बर्लिन वॉल का गिरना एक सिंबल था कोल्ड वॉर एंड होने का, दैट वाज अ सिंबॉलिक इंसिडेंट, जहां पे ऐसा माना जाता है कि ये एक इंसिडेंट था जहां पे अब ये मान लिया गया था कि ये यूएसएसआर का एंड है, अब यहाँ से यूएसएसआर, या यूं कहिए कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का एंड हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट या यूएसए का ही क्या चलेगा, यूएसए का ही सिक्का, या यूं कहिए कि यूएसए का ही अब क्या चलेगा, पूरा का पूरा यूएसए ही पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। एंड द वर्ल्ड वाज एंटरिंग अ न्यू एरा आफ्टर 1991। वो एरा कौन सा था, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हम समझ भी लेते हैं। तो बेसिकली था क्या, देखिए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर आपको पता है कि वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तरफ था, तो इस जब वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड था तो इस वर्ल्ड को हम बोलते हैं बायपोलर। वाई बायपोलर, बिकॉज वर्ल्ड में दो पोल थे, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था आपका यूएसएसआर, तो इसलिए दो पोल को एक तरफ हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, दूसरा था आपका सोशलिस्ट वर्ल्ड। तो ये जो कोल्ड वॉर की लड़ाई थी ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी बोला जाता है इसको, और इसलिए इस वर्ल्ड को बायपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। एंड आफ्टर द 1991 यूएसएसआर डिक्लाइन हो गया, यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, यूएसएसआर 15 कंट्रीज में डिवाइड जाता है, राइट। अब सिर्फ कौन बचता है, सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री बचती है, एंड दैट वाज यूएसए। अब जब एक ही पावरफुल कंट्री बचेगी तो उस वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाएगा यूनिपोलर वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड बोलते हैं उसको, हम यूनिपोलर वर्ल्ड बोला जाता है, राइट। तो आप ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, राइट। हाँ, आप क्या चीजें ध्यान रखेंगे कि आफ्टर 1991, राइट, आफ्टर 1991 वर्ल्ड क्या हो गया था, वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था,
क्यों हुआ था? बिकॉज 1991 में क्या हो गया था, यूएसएसआर कोलैप्स्ड हो गया था। आपको ये चीजें ध्यान रखती हैं। और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से हो गया था, वो हो गया था बर्लिन वॉल जब 1989 में कोलैप्स होती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें जो सारे पॉइंटर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा वो सारे पॉइंटर्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द पीवाईक्यू एनालिसिस, मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया एंड देन मुझे जो समझ आया है कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। सो अगर कुछ टॉपिक्स छूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम क्रैश कोर्स में सब कुछ कवर नहीं करेंगे, हम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्यों समझ रहे हैं? बिकॉज आपको पता है 1991 में कोलैप्स हो गया, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सोवियत सिस्टम था क्या। राइट, टू अंडरस्टैंड द कोलैप्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। राइट, आई मीन अगर आपको ये समझना है कि हाउ द सोवियत सिस्टम वाज कोलैप्स्ड, राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि द सोशलिस्ट यूएसएसआर when USSR was built in 1917 to 1921, right, it was based on socialist principles, right, सोशलिस्ट या हिंदी में उसको समाजवादी सिद्धांत बोलते हैं। समाजवादी सिद्धांत सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड था हमारा यूएसएसआर की आइडियोलॉजी। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या होगा, बेसिकली आप यूएसएसआर का सोवियत सिस्टम क्या था, देयर वाज वन पार्टी रूल ओनली। सिर्फ और सिर्फ कौन सी पार्टी रूल कर रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी। और इसको सबसे पहले कौन लीड कर रहे थे? पहले लेनिन रूल कर रहे थे, उसके बाद लेनिन के बाद स्टालिन आएंगे और उसके बाद कई सारे और भी आपके लीडर्स आते जाएंगे। एंड लास्ट जब यूएसएसआर कोलैप्स होता है तो उसके लीडर कौन थे? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन थे उसके लीडर, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था तब यूएसएसआर के लीडर कौन थे। सेकेंड जो सोवियत सिस्टम की प्रिंसिपल्स है वो है आपका स्टेट ऑनरशिप। स्टेट की ऑनरशिप होती है, स्टेट कंट्रोल फैक्ट्रीज, फार्म्स, रिसोर्सेज, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अभी मैंने आपको इसके पहले की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि व्हाट वाज द सोवियत, जब आपने यहाँ पे देखा था कि यूएसएसआर में क्या था, सोशलिस्ट था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मींस क्या? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मींस स्टेट विल कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज। स्टेट क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट क्या करेगा? सारे के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा। कहां पे? आपके स्टेट में, राइट, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो स्टेट के जितने भी रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो फार्म्स हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सब कुछ कौन कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। थर्ड वन इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मैंने आपको दिखा चुका हूं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब क्या? 5 year plans decided what to produce, where, how, for whom। कहाँ प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, that all will be decided by कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेंगे यहां पे आपके स्टेट और गवर्नमेंट विल डिसाइड, राइट। गवर्नमेंट विल डिसाइड कि क्या प्रोड्यूस करना है, किधर प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, एवरीथिंग। अब ये 5 year प्लान्स लिखा हुआ है, आपने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक्स में जो इंडिया में 5 year प्लान्स लेकर आए गए थे वो किससे इंस्पायर्ड थे? हम इंस्पायर्ड थे यूएसएसआर थे। और मैं आपको बता दूं कि यूएसएसआर में जो 5 year प्लान्स थे वो लेकर आया था द ग्रेट डिक्टेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्टालिन के नाम से जानते हैं, राइट। तो स्टालिन वॉज द फाउंडर ऑफ 5 year प्लान्स। आपको बस जनरल नॉलेज दे दिया मैंने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या इसका क्या सोवियत सिस्टम था? वेलफेयर मॉडल। वेलफेयर मॉडल मतलब क्या? हमें किसका वेलफेयर करना है? ऑब्वियस बात है, जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनका वेलफेयर करना है। कैसे वेलफेयर करेंगे? क्या उनको देंगे? हम फ्री हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, फ्री एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, चीप हाउसिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, गारंटीड जॉब्स हम प्रोवाइड करेंगे। ये वेलफेयर मॉडल होता था सोवियत सिस्टम का। एंड लास्ट, मिलिट्री सुपर पावर भी हमें बनना है। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II यूएसएसआर बिकम ऑलमोस्ट द पावरफुल एज द यूएसए मिलिट्री। जितनी आपकी यूएसए की मिलिट्री थी सेम पावरफुल आपकी कौन हो गया था? यूएसएसआर भी हो गया था। बट आपको अभी तक सब कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है कि यार सोवियत सिस्टम जो है वो है तो अच्छा ना, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है इस सोवियत सिस्टम में? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सोवियत सिस्टम? सब कुछ तो सही है, एक पार्टी रूल कर रही है, ऑनरशिप भी स्टेट के पास है, ठीक है, वेलफेयर मॉडल चलाया जा रहा है। देन व्हाट इज द इशू? एग्जैक्टली में प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है यहां पे।
With the time, the model become too bureaucratic, too authoritarian, too rigid, and no freedom of speech. मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, देयर वॉज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स कि अगर आपने स्टेट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने कुछ भी बोला तो आपको क्या किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, आपको पनिशमेंट प्रोवाइड करेगी। एक किस्सा है स्टालिन के बारे में, कभी और सुनाऊंगा, कभी मौका मिला, कभी हमारी मीटिंग हुई तो हम मिलेंगे और आपको किस्सा वो सुनाऊंगा स्टालिन के बारे में कि स्टालिन ने किस तरीके से एक व्यक्ति को पनिश किया था। अभी हम फोकस करते हैं आपके कहाँ पे, आपके क्रैश कोर्स में, राइट। सो आपको ये जितने भी पॉइंटर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं कि सोवियत सिस्टम मॉडल क्या था, सोवियत सिस्टम मॉडल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या सोवियत सिस्टम मॉडल ने प्रिंसिपल्स थे, वन पार्टी रूल था, स्टेट ऑनरशिप था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, वेलफेयर मॉडल था, मिलिट्री सुपर पावर था। बट आफ्टर द सम टाइम the Soviet system model was too bureaucratic, too authoritarian, too rigid, and there was no freedom of speech, right? So citizens felt restricted and outdated compared to the West. Citizens को क्या लगने लगा कि वेस्ट में तो लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो रिजिड नहीं है, वो कैसी है, वो है फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है, स्टेट फ्लेक्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। बट हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं है। सो अब जो यूएसएसआर में लोग रह रहे हैं उनको ये मॉडल कैसा लग रहा है, आउटडेटेड मॉडल लग रहा है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हाई डिड द यूएसएसआर कोलैप्स। अगर आपने सोवियत सिस्टम समझ लिया है तो सोवियत सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स भी समझ ली होगी कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन सोवियत सिस्टम, दैट वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, अथॉरिटेरियन रूल चल रहा था कि जिसको too much rigid system, and then last there was no freedom of speech. That is why citizens felt that कि the USSR model is outdated in comparison to the West. That means obvious है, capitalist model या यूं कहिए कि जो so called democratic model था उससे, right? So first ये क्या है आपका, ये है। अब हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि why did the USSR collapse। तो पहली बात जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दिस इज द कोर 6 मार्क्स क्वेश्चंस, दिस इज द कोर 6 मार्क क्वेश्चन कि दे कैन आस्क कि व्हाई डिड द यूएसएसआर हैड बीन कोलैप्स्ड। आप इसके रीजन बताइए। तो देयर आर 4 मेन रीजन, देयर आर मल्टीपल रीजंस बट यू हैव टू मेंशन द 4 मेन रीजन एक्सप्लेन्ड सिंपली। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल रिजिडनेस, Gorbachev's reforms backfired, and last one is rise of nationalism. What is the economic stagnation? You have to remember that US economic stagnation क्या था, economic क्या हो गई थी, रुक गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूं कहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ यूएसएसआर की रुक चुकी थी। बिल्कुल यूएसएसआर आपका डेवलप नहीं कर पा रहा था। जस्ट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा था, बिकॉज यूएसएसआर हैड स्पेंड ह्यूज मनी यूएसआर ने स्पेंड करी थी कहां पे, आर्म्स रेस में। अब आर्म्स रेस क्यों था, बिकॉज दैट टाइम वाज द कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था। अब कोल्ड वॉर में यूएसएसआर डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व तो नहीं था, बट यूएसएसआर वाज क्या कर रहा था, प्रॉक्सी वॉर कर रहा था। और 1979 में यूएसएसआर ने क्या किया, अफगानिस्तान पे डायरेक्टली वॉर छेड़ दिया, डायरेक्टली अटैक कर दिया। ठीक है, तो अब आर्म्स के लिए या फिर अटैक के लिए आपको मनी तो लगेगा, पैसा लगेगा। पैसा आएगा कहां से, पैसा आएगा सिटीजन्स के पास से, टैक्सेस के पास से। तो इसलिए यूएसआर ने अपना बहुत सारा अमाउंट या बहुत सारा पैसा इकोनॉमी आर्म्स रेस में लगा दी, न्यूक्लियर वेपन्स में लगा दी और अपने अलाइज को सपोर्ट करने में लगा दी। क्या हुआ रिजल्ट इसका, देयर वॉज नो मनी लेफ्ट फॉर कंज्यूमर गुड्स। जब कंज्यूमर गुड्स के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचे, शॉर्टेजेस एवरीवेयर, पीपल सॉ अमेरिकन सुपरमार्केट filled with products and asked why don't we have this। अब यहाँ पे लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन आप जो आपके पीपल्स हैं, जो आपके आला कमान है, जो आपकी आवाम है, वो आपसे क्या करना चाह रही है, वो क्वेश्चंस पूछ रही है कि जब यूएसए में अमेरिकन सुपरमार्केट्स में प्रोडक्ट्स हैं तो व्हाई डोंट वी हैव दिस, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो पहला रीजन क्या हो गया, पहला रीजन इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। व्हाई देयर वाज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, बिकॉज यूएसआर हैड स्पेंट अ ह्यूज मनी ऑन द आर्म रेस, द न्यूक्लियर वेपन्स एंड द सपोर्टिंग एलाइज। रिजल्ट क्या हुआ इसका, रिजल्ट देयर वाज नो मनी लेफ्ट फॉर कंज्यूमर गुड्स। प्रॉब्लम क्या, इससे क्या हुआ,
जबकि पीपल्स ने ये देखा कि आपके अमेरिकन सुपरमार्केट्स में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्ड हैं, सो पीपल आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस कि व्हाई, स्टार्टेड क्वेश्चनिंग टू द गवर्नमेंट कि व्हाई वी डोंट हैव दिस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट रीजन इज पॉलिटिकल रिजिडेंस। द यूएसएसआर हैड नो डेमोक्रेसी, नो इलेक्शंस, नो अपोजिशन, नो क्रिटिसिज्म, करप्शन, दैट्स व्हाई पीपल फेल्ट डिसकनेक्टेड टू द सिस्टम। अब वहां पे मैंने आपको बताया वन पार्टी रूल था, यूएसआर में क्या था, वन पार्टी रूल। जब यूएसएसआर में वन पार्टी रूल था तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप क्या कर सको, गवर्नमेंट चूज कर सको। देयर वॉज नो ऑप्शन, आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनने का ऑप्शन नहीं है। जैसे इंडिया में आपके पास है, आपके पास ढेरों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राइट। आपके पास डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय पीपल, राइट। अगर मैं कहूँ तो रूल ऑफ द पीपल या रूल बाय पीपल, तो आपके पास यूएसएसआर में वो भी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, गवर्नमेंट है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे लोगों के पास रूल नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो कंटिन्यूसली 5 साल 10 साल एक जो आपका अथॉरिटेरियन रूल है वो कंटिन्यूसली चला जा रहा है। देयर वाज नो अपोजिशन, अगर किसी ने अपोज करने का ट्राई किया तो जो अथॉरिटेरियन रूल था वो उसको क्या करते थे, वो उसको पनिश करते थे। देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट। जैसे अभी आप इंडिया में क्या करते हो, इजीली प्रधानमंत्री मोदी जी को या फिर बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर लेते हो, बट एट दैट टाइम यूएसएसआर में देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई दिस, ये आपका दूसरा रीजन था, पॉलिटिकल रिजिडनेस। थर्ड रीजन इज मिखाइल गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स बैकफायर। मिखाइल गॉर्बाचेव 1985 में आते हैं और 85 में मिखाइल गॉर्बाचेव कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं फिक्स सिस्टम को फिक्स करने के लिए, राइट। जो प्रॉब्लम्स अभी तक आपने देखी, पॉलिटिकल रिजिडनेस था और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, दैट्स व्हाई मिखाइल गॉर्बाचेव 1985 में कुछ इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आते हैं ताकि हम सिस्टम को फिक्स कर सके। द फर्स्ट इज ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका सेकंड इज, एंड थर्ड वन इज डेमोक्रेटाइजेशन। आपको ये दोनों चीजें तो याद ही रखनी है, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट मतलब क्या है, ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस। उनका क्या कहना था, ओपन द इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या कर दो आप, ओपन कर दो। किसके लिए ओपन कर दो, इकोनॉमी को आप स्टेट स्पॉन्सर्ड ना करके आप बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी इकोनॉमिक्स को ओपन कर दो, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका में क्या करना चाह रहे थे, वो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे थे, अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे थे। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, रीस्ट्रक्चर का मतलब है कि वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो हो रही थी, राइट, जो आपकी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो रही थी उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना चाह रहे थे। कौन, आपके पेरेस्ट्रोइका में मिखाइल गॉर्बाचेव। एंड लास्ट वन इज डेमोक्रेटाइजेशन, लोगों के पास ऑप्शन होगा। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब सिंपल सा है, रूल बाय पीपल, मतलब लोगों का रूल होगा, लोगों के पास ऑप्शंस होंगे कि दे कैन चूज देयर गवर्नमेंट, दे हैव एन ऑप्शन कि आप चाहो तो आप अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप जिसको अपना लीडर चुनना चाहो आप लीडर चूज कर सकते हो, प्रॉपरली इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। बट क्या ये रिफॉर्म्स हो पाए, आपको क्या लगता है, क्या रिफॉर्म्स ये हो पाए होंगे? ऑब्वियस है, मतलब नहीं हो पाए होंगे, दैट्स बट रिफॉर्म्स क्रिएटेड कंफ्यूजन। इन रिफॉर्म्स ने क्या किया, कंफ्यूजन क्रिएट किया। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया, पार्टी मेंबर्स सॉ देयर पावर रिड्यूसिंग। अब सिंपल सी बात है, अगर आप डेमोक्रेटाइजेशन करोगे, पावर पीपल्स के पास जाएगी। किसके पास जाएगी पावर, पीपल्स के पास जाएगी। जब पीपल्स के पास पावर जाएगी, आवाम के पास पावर जाएगी, तो जो पार्टी मेंबर होंगे उनकी पावर रिड्यूस होगी। तो ऑब्वियस है कि ये पार्टी मेंबर्स क्या करेंगे, अपोज करेंगे इस चीज का। दूसरा, यंग पीपल वांटेड इवन फास्टर रिफॉर्म्स। अब ये जो आपकी ओपननेस है, चाहे वो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर नहीं हो, चाहे ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ये जो रिफॉर्म एक्टिविटी है ये थोड़ी स्लो एक्टिविटीज है, मतलब इनमें रिफॉर्म्स होने में टाइम लगता है। बट एट दैट टाइम वहां की जो यंग पीपल थी, जो यंग जनरेशन थी, दे वांट इमीडिएट रिफॉर्म्स। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई थी। तीसरी, एक्सपेक्टेशन, जो वो क्या हो गई थी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रख ली थी हमने, वो प्रॉपरली हम एक्सपेक्टेशन को हम पूरा नहीं कर पाए, एंड हम मतलब कि यूएसआर पूरा नहीं कर पाया। एंड लास्ट इज सिस्टम स्टार्टेड ब्रेकिंग अपार्ट। सिस्टम मतलब आप ये समझिए कि यूएसएसआर उस टाइम पे काफी बड़ी कंट्री थी, उसमें आज की लगभग 15+1 प्लस ये 15 आपके कई सारी कंट्रीज और 1 इज रशिया, राइट। 16 कंट्रीज आज की आती थी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्री को मिला के। तो अब
क्या होना स्टार्ट हो गया है, अब कई सारी कंट्रीज में वहां पे रिवोल्यूशंस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो सिस्टम्स ने क्या कर दिया, पार्ट्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका है। इट वॉज लाइक फिक्सिंग अ वेरी ओल्ड मशीन एंड इट एक्सप्लोडेड। अगर आप किसी ओल्ड मशीन को फिक्स करने जाते हो तो ओल्ड मशीन फिक्स होने की बजाय वो क्या हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है, वो पूरी हर जगह से टूट जाती है। और यही हुआ किसके साथ, यही हुआ आपके किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। दैट्स व्हाई यूएसएसआर हैड बीन कोलैप्स। एंड द फोर्थ एंड द मेन लास्ट रीजन इज राइज ऑफ नेशनलिज्म। अभी मैंने आपको जो लास्ट पॉइंट बताया इसके पहले वाले पॉइंट में, इनसाइड द यूएसएसआर देयर वर 15 रिपब्लिकन्स लाइक लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रशिया, राइट। तो आपको 15 रिपब्लिक्स थे एंड रिपब्लिक स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंस बाय 1991। सॉरी, राइट। तो रिपब्लिक्स ने क्या कर दिया था, डिमांड कर दी थी अपनी इंडिपेंडेंस को कि भैया अब हमें अपने जो आपने हमें अंडर रख रखा है, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें फुल इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है। बाय 1991 इवन रशिया डिक्लेयर्ड सोवरेनिटी। फाइनली रशिया, यूक्रेन, बेलारूस डिसॉल्व यूएसएसआर इन दिसंबर 1991, राइट। तो फाइनली इवन आप समझिए कि रशिया जो यूएसएसआर की सबसे बड़ी कंट्री थी, उसने भी 1991 में क्या बोल दिया, खुद को क्या कर दिया, सोवरेन कंट्री डिक्लेयर कर दिया। सोवरेनिटी का मतलब क्या है, आप सिंपल से समझ लीजिए सुप्रीम पावर। अब बहुत सिंपल से समझिए सुप्रीम पावर, हम कभी इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सोवरेनिटी, राइट। तो आप समझिए कि 1991 में रशिया जो सबसे बड़ी कंट्री थी उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया है एंड फाइनली जाके दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व होता है और उसमें से क्या बनते हैं, 15 कंट्रीज बनती हैं एंड ऑफिशियली एंडेड US Cold War ended in 25th of December 1991. The Cold War was over. 45 साल, लगभग 45 to 46 ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री में चला, वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री में चला एक लंबा युद्ध, या यूं कहिए कि एक प्रॉक्सी वॉर खत्म होता है 1991 में। अब जैसे ही 1991 में कोलैप्स, यूएसएसआर कोलैप्स होता है, क्या होता है, जैसे यूएसएसआर कोलैप्स होगा, द 4 मेजर आउटकम्स, 4 मेजर आउटकम्स निकल कर आते हैं। पहला, कोल्ड वॉर एंड हो गया, देयर वाज नो मोर सोवियत ब्लॉक वर्सेस अमेरिकन ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक वर्सेस अमेरिकन ब्लॉक अब नहीं रहा है। तो नो मोर आइडियोलॉजिकल वॉर, अब यहाँ पे आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, राइट। क्या होता है यहाँ पे, नो मोर मतलब नो आइडियोलॉजी, अब कोई आइडियोलॉजी यहाँ पे नहीं है। सेकेंड वन इज यूएसए बिकम द सुपर पावर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे 1991 का क्या होगा, यूएसए क्या बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा और जो वर्ल्ड सिस्टम है वो शिफ्ट किस में हो जाएगा, यूनिपोलर सिस्टम में, मतलब ओनली वन सुपर पावर, सिंपल। एंड लास्ट मेजर चेंजेस कौन सा हुआ, न्यू कंट्रीज हैड बीन इमर्ज। जब यूएसआर कोलैप्स होता है तो 15 न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर बॉर्न, 15 नई कंट्रीज बॉर्न होती हैं। दे बिल्ट न्यू गवर्नमेंट, न्यू इकोनॉमीज, न्यू आइडेंटिटीज। अब इन 15 में से कौन सी थी जो मेजरली कंट्रीज हैं, आप ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल एशिया है हमारा, सेंट्रल एशिया की जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्री थी, जैसे आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसी कंट्री सेंट्रल एशिया की मेजोरिटी और कुछ नॉर्डिक कंट्रीज भी थी, वो सब मिला के 15 न्यू कंट्रीज, आपका बेलारूस हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, इससे पहले मैं आपको कई सारे नाम बताए भी हैं, राइट, यूक्रेन हो गया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारी कंट्रीज क्या बनती हैं, नई कंट्रीज इमर्ज होकर आती हैं, नई गवर्नमेंट बनती हैं, राइट। ये मेजर चेंजेस होते हैं आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर कोलैप्स होगा उसके बाद मेजर 3 चेंजेस हो गए। पहला, कोल्ड वॉर एंड हो गया, देयर वाज नो आइडियोलॉजिकल वॉर, आपको याद रखना है कि वहां पे अब कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है, ठीक है। फिर यूएसए बिकम द ओनली सुपर पावर, यूनिपोलर सिस्टम हो गया, ओनली वन सुपर पावर एंड 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इमर्ज होकर आती हैं। अब ये खत्म हो चुका है। अब यहीं पे एक थ्योरी आती है जिसको हम शॉक थेरेपी थ्योरी बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये रहा, ठीक है। तो यहीं पे एक नई थ्योरी आती है और उस थ्योरी को क्या बोला जाता है, शॉक थेरेपी बोला जाता है। कि व्हाट इज द शॉक थेरेपी, राइट, हार्श शिफ्ट टू कैपिटलिज्म। जैसे ही कोलैप्स होता है किसका, यूएसएसआर का, फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज वर टोल्ड शिफ्ट टू कैपिटलिज्म इमीडिएटली।
जितने भी 15 कंट्रीज होती हैं जो कि सोवियत से टूट के क्या हुई हैं, सोवियत के कोलैप्स के बाद इमर्ज होकर आई हैं, उन 15 कंट्रीज को क्या बोला जाता है कि यू हैव टू शिफ्ट टू कैपिटलिज्म इमीडिएटली इफ यू वांट, क्या चाहते हो आप, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो। देखो अब इसका रीजन भी था, मतलब अगर आपको रीजन जानना है कि वाई दे वर शिफ्ट इनटू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म में क्यों शिफ्ट हुए वो, बिकॉज बहुत सिंपल सा रीजन था। जब वो यूएसएसआर के अंडर थे तो वहां पे कैसा सिस्टम था, सोशलिस्ट सिस्टम था। यूएसएसआर का सिस्टम कैसा था आपने देख लिया है, देयर वाज ओनली वन पार्टी रूल, राइट, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, अथॉरिटेरियन रूल था वहां पे, सेंट्रलाइज सिस्टम था। तो ये प्रॉब्लम्स उन्होंने क्या कर ली थी, फेस करी थी, दैट इज व्हाई दे वर शिफ्टेड इनटू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। वो क्या हो गए, वो सारी कंट्रीज शिफ्ट हो गई और इमीडिएट शिफ्ट हुई। आई मीन आप समझो कि 1991 में कोलैप्स हुआ और 1991 में ही दे ऑल न्यू बॉर्न कंट्रीज वर शिफ्टेड इनटू वेयर, शिफ्टेड इनटू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसी इमीडिएट शिफ्ट को इस सडन रेडिकल चेंज विच वर हैपेंड इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इस सडन रेडिकल चेंज को ही क्या बोला जाता है, शॉक थेरेपी बोलते हैं। तो शॉक थेरेपी में क्या क्या इंक्लूड होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि व्हाट इट इंक्लूडेड, प्राइवेटाइजिंग इंडस्ट्रीज जैसा हमारे यहाँ कैपिटलिज्म इकोनॉमी में होता है, अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाएगा, सब्सिडीज रिमूव की जाएगी, फ्री ट्रेड को अलाउ किया जाएगा, इंक्लूडिंग एंडिंग प्राइस कंट्रोल को एंड किया जाएगा, एंड लास्ट स्टेट फैक्ट्रीज को क्लोज कर दिया जाएगा। जितनी भी स्टेट फैक्ट्रीज होंगी उसको क्लोज किया जाएगा, उसकी जगह के क्या कर दिया जाएगा, स्टेट इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा, इकोनॉमी ओपन की जाएगी, सब्सिडीज को रिमूव किया जाएगा, फ्री ट्रेड ओपन किया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाएगा, एंड प्राइस कंट्रोल को एंड किया जाएगा कि कोई भी प्राइस पे कंट्रोल अब नहीं रखेगा। ये आपका शॉक थेरेपी में दिस ऑल पॉइंट्स वर इंक्लूडेड, दिस इज द शॉक थेरेपी। अचानक से जब कोई कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होती है तो पूरी कंट्री को शॉक लगा, जैसे लाइक शॉक लगता है ना आपको, अचानक से कुछ भी होता है। तो यही हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में, एंड देन ये इंक्लूड हुआ, बट हुआ क्या, हुआ इकोनॉमिक डिजास्टर। आप समझिए कि शॉक थेरेपी वाज अ इकोनॉमिक डिजास्टर, राइट। होना कुछ और था, हुआ कुछ और। हुआ क्या, इन्फ्लेशन हुआ। जैसे ही कोई कंट्री ने क्या किया, अपनी ओपन इकोनॉमी कर दी, वहां पे इन्फ्लेशन हुआ, पीपल लॉस्ट सेविंग, पीपल्स के पास जो सेविंग बची थी उन्होंने जब सेविंग को अपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, जब कई सारी कंट्रीज आती हैं वहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट किया और उनको लॉस हुआ, दैट्स व्हाई दे वर लॉस्ट देयर सेविंग्स। माफिया ग्रुप्स टुक ओवर बिजनेसेस, बिजनेस को किसने टुक ओवर कर लिया, माफिया ग्रुप्स ने कर लिया। इनइक्वालिटी एक्सप्लोडेड। अब ये तो मतलब आपने अगर मार्क्सिज्म को पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ गए होंगे कि इनइक्वालिटी कैसे अचानक से एक्सप्लोड हो गई, जो सोशलिज्म में भी थी, ऐसा नहीं है यूएसआर में नहीं थी, बट यहां पे आपको क्लियरली दिखती है बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की तरफ जैसे ही ये इकोनॉमिक शिफ्ट होती हैं, इनइक्वालिटी एक्सप्लोडेड होती है एंड रशियाज जीडीपी कोलैप्स्ड। रशिया की जीडीपी क्या हो जाती है, लगभग पूरी तरीके से गिर जाती है। दैट इज व्हाई मेनी थिंकर्स एंड मेनी स्कॉलर्स से शॉक वॉज देयर, थेरेपी वॉज नॉट। इट्स जस्ट अ सरकास्टिक कमेंट कि शॉक थेरेपी में सिर्फ शॉक था, देयर वॉज नो थेरेपी। आई मीन शॉक थेरेपी में आपको थेरेपी देने की कोशिश की जा रही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने आपको थेरेपी देने की कोशिश करी उन न्यू 15 कंट्रीज को। जब उन्होंने कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हुए तो उन्हें क्या लगा कि हमारे पास हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, राइट। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, इकोनॉमिक डिजास्टर हो गया। दैट इज व्हाई मेनी वर कॉल्ड कि शॉक थेरेपी वाज ओनली अ शॉक वाज देयर बट देयर वाज नो थेरेपी, राइट। एंड लास्ट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे पोस्ट सोवियत रीजन में। कोलैप्स होने की वजह से हर जगह पीस नहीं हुआ। कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस, टूर्स क्वेश्चंस में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ थे तो आपको याद रखना है, चेचन्या जो एरिया है रशिया का, वहाँ पे वॉयलेंट सेपरेटिज्म चल रहा था। तजाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था। जॉर्जिया में 2 रीजन्स ने डिमांड करी इंडिपेंडेंस की, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, ठीक है। नगोर्नो काराबाख का कॉन्फ्लिक्ट इवन आज भी टुडे, राइट।
आज भी ये जो नगोर्नो काराबाग का इशू है वो अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, ये भी अभी न्यूज़ में भी रहता है अभी भी हमेशा। अब कभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपको न्यूज़ में ये दिख जाता होगा। एंड लास्ट वन इज यूगोस्लाविया का एथनिक मैसाकेयर, जहां पे नाटो ने बॉम्बिंग करी थी, ठीक है। तो ये कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर जो आपको याद रखने हैं, राइट। कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि अर्मेनिया वर्सेस नगोर्नो काराबाग का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ, तो दैट वाज आफ्टर 1991, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, वहां उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, राइट। द रीजन बिकम द पॉलिटिकली अनस्टेबल, वो रीजन कैसा हो गया, अब ये रीजन पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया, लेकिन कब, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, पोस्ट सोवियत रीजन अब अनस्टेबल हो गया है। द लास्ट पॉइंट इज इंडिया एंड रशिया आफ्टर द कोल्ड वॉर, जो कि आपको याद रखना है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम समझ लेते हैं कि डिस्पाइट द यूएसएसआर कोलैप्स, इंडिया मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग टाइज इन अ न्यूली former Russian Federation. This enduring relationship is known as the strategic partnership, ठीक है। अब ये क्यों था हमारे लिए, रशिया क्यों इंपॉर्टेंट था, अगर आपको याद रखना है तो आपने हिस्ट्री में या फिर आपके पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ा होगा। एक वॉर हुई थी 1971 में, राइट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई थी, जहां पे बांग्लादेश नाम की एक कंट्री का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इस बीच में 1971 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, इंडिया और यूएसएसआर के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी 30 ईयर्स के लिए। 1971 में साइन हुई, 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ और क्या हो गई, ये ब्रेक हो गई। जैसे ये ब्रेक होती है 1991 के बाद इंडिया ने अपनी नई ट्रीटी किसके साथ साइन कर ली, रशिया के साथ साइन कर ली, और इंडिया रशिया बिकम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। वाई, इंडिया ने ऐसा क्यों किया रशिया के साथ, देखो इसका तो पहला जो रीजन है ऑब्वियस है, बहुत सिंपल है कि रशिया ने या फिर यूएसएसआर ने हमारे उस टाइम पे हेल्प करी जब पूरे वर्ल्ड ने हमें हेल्प करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। पूरा आपका इवन यूएसए तक ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी ड्यूरिंग 1971 वॉर, ठीक है। तो हमारे हिस्टोरिकल और यूं कहिए कि इमोशनल कंटेक्ट हम रशिया से जुड़े हुए हैं। The main reason is defense equipment. Russia remains a primary source of India's military hardware, supplying 70% of its weaponry. इंडिया की वेपनरी का 70% रशिया से आता है। इवन आज भी more than 50% की बात कर रहा हूं मैं, more than 50% of the equipment we are buying from Russia, military equipments, defense equipment की बात कर रहा हूं। Second one is energy security, key provider of oil and gas supplies। ये तो आपने अगर न्यूज पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा कि इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मींस ऑयल के लिए किस पर डिपेंडेंट है, अभी रशिया पे। हम रशिया से मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल परचेस कर रहे हैं, कितने में, चीपर प्राइस में। हम चीपर प्राइस में मतलब सस्ती प्राइस में हम उससे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। इवन रशिया यूएसएसआर के सैंक्शन लगाने के बावजूद भी, राइट। कि आप समझिए कि हमारे लिए रशिया कितना इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पार्टनरशिप कर रखी है हमने, स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रखा है हमने, ठीक है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट, कंसिस्टेंट सपोर्ट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए रशिया ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट्स व्हाई रशिया ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है कि इंडिया को अब सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज सेंट्रल एशियन एक्सेस, अ गेटवे टू द सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। रशिया हमारी हेल्प कर सकता है सेंट्रल एशियन के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए। वाई इंडिया मैटर्स टू रशिया, हमारे लिए रशिया क्यों मैटर करता है, ये 5 पॉइंट्स हो गए। रशिया के लिए हम क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी बात है। मेजर आर्म्स बायर, रशिया का जो मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी है, ये कहिए कि जो पैसा है वो कहां से आता है, हम देते हैं भैया, हमारे पास से पैसा आता है उनके पास। रशियाज लार्जेस्ट मोस्ट रिलायबल डिफेंस क्लाइंट, ट्रस्टेड पार्टनर है हम रशिया के, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पॉलिटिकली अलाइ। हम ग्लोबल स्टेज पर रशिया के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोलते हैं, रशिया ने हमारे पर हमेशा ट्रस्ट किया है। कल्चरल कनेक्शन भी हमारे रशिया के साथ जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग पॉपुलरिटी ऑफ बॉलीवुड, रशिया में हमारी बॉलीवुड पिक्चर जाती है जहाँ पे हम कल्चरल एक्सचेंज और कल्चरल टाइज होते हैं हमारे बीच, हमारे और रशिया के बीच कल्चरल कनेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक कॉपरेशन, ग्रोइंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। रशिया हमसे ये चाह रहा है कि हमारे, चूंकि हम वर्ल्ड में सबसे डेवलपिंग इकोनॉमी में की तरफ है, हमारा मार्केट सबसे बड़ा है, तो रशिया के लिए हम कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ हमारा मार्केट सबसे बड़ा है, दैट्स व्हाई वी आर इंपॉर्टेंट फॉर द रशिया एज वेल। सो ये सारे पॉइंटर्स थे जो आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम्स के लिए। कई सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए, आपको चीजें याद रखनी है जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो आपको
याद रखना है कि वर्ल्ड 2 पावरफुल कैंप्स में हो गया था। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एग्जैक्टली, मैंने कुछ पॉइंटर्स बताए, ठीक है, क्या क्या पॉइंटर्स थे, बट एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या था जिसकी वजह से यूएसआर कोलैप्स हुआ, व्हाट वाज द मेन रीजन, आपने ये 4 पॉइंटर्स समझ लिए, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म, पॉलिटिकल लेजिनेस। इसमें भी मैंने आपको कुछ डिटेल्स लिखा दी है, 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड लास्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर द यूएसआर कोलैप्स, जब यूएसआर कोलैप्स हुआ तो क्या हुआ, मैंने 3 पॉइंटर्स आपको लिखा है, आपको पूरी तरीके से समझा दिया। एंड लास्ट, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी में क्या क्या इंक्लूड होता है पॉइंटर्स वाइज, बट आफ्टर व्हाट एग्जैक्टली हुआ क्या, दैट्स व्हाई मेनी से कि शॉक थेरेपी में क्या था, सिर्फ शॉक वॉज देयर, थेरेपी वॉज नॉट, राइट। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपको बता दिए। वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन या फिर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं उसके लिए भी मैंने आपको कुछ फैक्ट्स दे दिए हैं। एंड लास्ट, व्हाई रशिया मैटर्स टू इंडिया एंड व्हाई इंडिया मैटर्स टू रशिया, ये पॉइंटर्स भी आपको याद रखने हैं। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी से सिर्फ 12th क्लास के लिए वीडियो, ये 12th क्लास के लिए था, हम 10th क्लास के लिए भी ऐसे ही क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं, वहाँ भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया जाएगा। सो काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो, अपने दोस्तों को कीजिएगा, अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहनों से कहिएगा कि और भी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी अब एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द एडिशन क्लासेस। थैंक यू।